हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उत्पल मोदक और आज का जो विषय है जालियांवाला बाग का हत्याकांड। मैं इसको संक्षिप्त वे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप पीडीएफ से जानकारी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिनको भारत देश से प्यार है, जिनको भारत की आज़ादी से प्यार है, वही इस वीडियो को देखने का प्रयास करें, अन्यथा स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में इस कहानी को संपूर्ण सुनेंगे तो आपका ब्रिटिश सरकार के विरोध में खून खोल उठेगा। देखिए, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ समय को न बर्बाद करते हुए। ये जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आपको जानकारी हो गया, पहला चीज है ना। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो हादसा हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है उसका लगभग 100 गज का दूरी में एक बगीचा है, उसी बगीचे का नाम क्या है, जालियांवाला बाग। तो घटनास्थल अगर पूछेगा तो अमृतसर। अब देखिए, आंदोलनकारियों के नाम बताइए। अब आंदोलनकारी मतलब ये जो हादसा हुआ था किस कारण हुआ था, क्योंकि जब रॉलेट एक्ट चला था, रॉलेट एक्ट का मतलब पहले पिछला वीडियो में भी मैंने बता चुका था कि रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें आपको अगर आपका दोष रहे या ना रहे, अगर ब्रिटिश सरकार का मन मर्जी चला तो आपको डायरेक्ट उठा के जेल में डाल दिया जाता था। अरे इसी कानून को हटाने के लिए दो क्रांतिकारी है ना, एक क्या डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा क्या हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये जो दो क्रांतिकारी था, इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पूरा भारत में आंदोलन चला रहा था। और ब्रिटिश सरकार क्या किया कि यही दोनों को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया बिना मतलब का। यही वाला बात भारतीयों को पसंद नहीं आया। तब क्या किया कि भारत वाला जितने भी लोग हैं एक मीटिंग करना चाहा, कहाँ पे, जालियांवाला बाग में, कि चलो एक बैसाखी का त्यौहार था, ये आपका ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है ना। तो वैसाखी का त्यौहार के दिन में चुना कि चलिए हम लोग त्यौहार के बीच में एक मीटिंग रखते हैं, क्योंकि मीटिंग अगर ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता था तो वो आपको तो जानकारी होगा कि वो भंग कर देता था, मारता था, पीटता था, मीटिंग भंग कर देता था। इसीलिए सभी लोगों ने क्या सोचा कि ये जो दो लोगों को जो गिरफ्तार कर लिया गया, आक्रोश भर गया था मन में। अब ब्रिटिश सरकार का विरोध में सबको मीटिंग किया जालियांवाला बाग में, ठीक है। और मीटिंग करने के लिए जो निर्णय लिया था वो निर्णय जनरल डायर को बता दिया गया था। कोई एक चापलूसी होगा जो जाके बता दिया गया कि भारतीय लोग आपका रॉलेट एक्ट का विरोध में, आपका विरोध में एक मीटिंग रखने वाला है। ये बात तो जनरल डायर को अच्छा नहीं लगा। ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा शासक था वो अच्छा नहीं लगा। उसने क्या किया कि अपना सेना का टुकड़ी लिया, और सेना का टुकड़ी लिया लगभग उसमें 150 सेना थे, ठीक है। और क्या था, 50 राइफल था, 40 कुर्की था, मारने वाला ये सब शस्त्र है। अब क्या हुआ था कि जनरल डायर उस बाग में पहुंचा एक दिन पहले सब सेना के साथ। और जब त्यौहार के लिए भारतीय खुश थे कि चलिए आज मीटिंग होगा, इसका विरोध करने के लिए, हमको आंदोलन करने के लिए टाइम मिल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जब भारतीय बैसाखी त्यौहार में एंजॉय कर रहे थे सभी भारतीय, लगभग धीरे धीरे करके 25,000 भीड़ करीबन था, और सभी इंसान खुश थे, त्यौहार का मजा ले रहे थे। अब क्या हुआ कि जब जनरल डायर देखा कि सबको इंटर हो गया, जो दरवाजा, जो गेट था बाग में अंदर और बाहर करने वाला, वो तो एक ही था, क्योंकि आप घुस भी एक ही रास्ता सकते थे और निकल भी एक ही रास्ता सकते थे। उसी रास्ता के पहले एक तोप रखवा दिया। जितना भी सेना है सबको बाउंड्री के चारों ओर बंदूक ताने हुए खड़ा करवा दिया। और क्या किया, जनरल डायर बिना सोचे डायरेक्ट बोल दिया फायरिंग। तब क्या किया कि 10 मिनट तक लगातार पूरा फायरिंग करने स्टार्ट कर दिया। और भारतीय जो इंसान यहाँ पे थे, बच्चा भी था, मासूम भी था, एक नन्हा सा खेलता हुआ बच्चा भी था, क्योंकि इसका रिकॉर्ड मैं आपको पहले भी बताऊंगा और पहले भी बताया था और आज भी बताऊंगा और आगे भी बताऊंगा कि नन्हा सा बच्चा भी था, बच्ची भी थी, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सब कोई था। लेकिन किसी को बख्शा नहीं गया कि कौन बच्चा है और कौन बूढ़े है। सब पे अचानक से गोलीबारी कर दिया गया और सब कोई खामोश टाइप का बैठ गए थे। जब देखे कि गोली चारों तरफ चल रहा ना, सबको एकदम अफरा तफरी मच गया कि बचे कैसे। कोई कूदने का प्रयास किया कि बाउंड्री पार कूद के हम लोग बचेंगे, लेकिन नहीं। फिर भी जनरल डायर क्या किया था, बाउंड्री के चारों तरफ भी सेना लगवा दिया था। जहां से कूदने का बचने का प्रयास कर रहा था वहीं पे गोली मार रहा था। बहुत को क्या किया, एक बीच में कुआं था, कहाँ पे, जालियांवाला बाग के बीच में, और उसी कुआं में घुस के सोचा कि बच जाएंगे, उसमें भी घुसने का प्रयास किया, वहां पर भी नहीं बचा। और उसी कुआं का जब जांच पड़ताल हुआ, उसी कुआं से 120 लाश निकाला गया, इसलिए इस कुआं का नाम खूनी कुआं पड़ गया था, है ना। अब देखिए क्या हुआ, इस तरह का कांड रचा, सबका तो मन आक्रोश से भर गया था। जिसमें से एक शख्स था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह उस समय का करीबन 10 से 11 साल का बच्चा था, उसी बाग में शामिल था। बहुत इंसान मरा। उसने दिमाग में भर लिया कि बदला लेंगे मतलब लेंगे, मार का बदला मार होगा। और क्या हो जाएगा कि जिसने ये वाला हत्याकांड रचने का साजिश करवाया था उसको तो जिंदा हम नहीं छोड़ेंगे। मेन गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने। सबसे मुख्य आरोपी अगर बताया जाए तो इसमें जनरल डायर है ना।
अब क्या देखिए, उसने तो ठान लिया क्योंकि उससे इतना सारा जितना भी गोलीबारी हुआ था इसके बीच में वो बच चुका था, और भी इंसान बचा था, लेकिन उसने ठान लिया था दिल में कि जितने भी भारतीयों का खून बहा है उनका बदला हम जरूर लेंगे। अब वो क्या किया कि बच गया, अपना जीविका चलाने लगा, काम भी करने लगा। वो चल गया ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में एक क्या बोलते हैं कि होटल में काम करने लग गया, ठीक है। और होटल में काम किया, और काम करने का मकसद क्या था, उसे एक पिस्तौल खरीदना था। क्यों? ताकि वो इसका बदला ले सके, जो इस कांड को रचा है उसको सीधा गोली मार सके, मौत के घाट उतार सके। उसने क्या किया, बहुत सारा मेहनत किया, पैसा जमा किया, एक पिस्तौल भी ले लिया। और जब 21 साल का उम्र हुआ ना उसका, ये कहानी रस्ते रस्ते लगभग 21 साल हो गया उसको, उस कदर मतलब उस जगह पर पहुंचने के लिए, ताकि उसका हम खून कर पाए, बदला ले पाए। अब वो क्या किया, 21 साल का उम्र हुआ, ब्रिटेन गया, ब्रिटेन में एक होटल में काम किया। होटल में काम किस लिए किया, एक इसको पिस्तौल लेना था। और पिस्तौल को क्या किया कि एक किताब लिया, किताब में एक शेप बना दिया बंदूक टाइप का, कि जाके इसका बंदूक इसमें शेप से बैठ जाए, किसी को पता ना चले। वो कटिंग किया पेपर सबको, बंदूक डाला, छुपा दिया, ऐसे पकड़ के लेके जा रहा था। जब देखा कि ब्रिटेन में कैक्सटन हॉल में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक मीटिंग रखा जा रहा था, ठीक है, ये बात इसको पता चल गया। किसको? सरदार उधम सिंह को। उसने तो ठान लिया कि इसी मीटिंग में उसी जाहिल इंसान को गोली मारेंगे जिसने मेरे भारतीयों को खून की नदियां बहा दिया था। अब देखो, जब उसने कैक्सटन हॉल में गया, ठीक है, हालांकि जो जनरल डायर था वो पहले ही मर चुका था क्योंकि इसका बीमारी हो गया था, और बीमारी के कारण उसने अपना देह त्याग दिया, है ना। अब देखिए, उससे अगर बड़ा मुजरिम का बात बोले, इस साजिश को रचने वाला, तो कौन था? ब्रिगेडियर जनरल, है ना। अब देखिए क्या हुआ कि कैक्सटन हॉल में जाने के बाद उधम सिंह सीधा जब देख रहा कि मीटिंग चल रहा था, वहां पे कौन खड़ा था? ब्रिगेडियर जनरल, ठीक है। अब वो क्या खड़ा था, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसका आज अंतिम दिन होगा। सरदार उधम सिंह क्या किया, किताब खोला, पिस्तौल निकाला और सीधा उसका छाती में 3 गोली मार दिया। वो तो मौत के नींद सुत गया, है ना। ब्रिगेडियर जनरल उधम सिंह को वहीं से पूरा मतलब संतुष्टि मिल गया, वो पूरा हंसा, खुश था। उसने हिला भी नहीं कि मैंने गोली मार के तो भाग जाएंगे, लेकिन भागा भी नहीं। उसने अपना जो इसका थिंकिंग था, जो बदला लेना था भारतीयों का खून के प्रति, उसने वो बदला ले लिया। शानदार से गोली मारा, इसको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद 31 जुलाई 1940 को उसको फांसी भी दे दिया, इतना दिन जेल में रखने के बाद। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि इतनी कठिन परिश्रम से भारत को जो आज़ादी मिली है, क्या उस आज़ादी का हम लोग का दायित्व नहीं है कि भारत को कभी गुलाम ना बने, शिक्षित बनाए और कभी भी आपस में लड़े नहीं। सोच क्या होना चाहिए कि भारत को आगे बढ़ाए। अगर हम लोग इसी तरह एक दूसरे में उलझे रहेंगे तो याद रखिएगा कि भारत को गुलाम होने में देरी नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने इस छोटी सी उम्र में यह अनुभव कर लिया है कि भारत में भी ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों का दंगा चल रहा है। कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है कि भारत को आगे किस कदर लेके जाए, उसको मतलब है सिर्फ अपना सीट कैसे बचाए। इसलिए मैं कहूँगा मेरे दोस्तों कि बच्चों को शिक्षा करवाइए, मतलब शिक्षित करवाइए। आप कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए ताकि वो गलत और सही का पहचान कर पाए। इन राजनीतिक धंधों के चक्कर में कभी मत पड़ने दीजिए, ठीक है। मैं हर एक माँ बाप को कहूँगा कि अपना बच्चा का जिंदगी बनाने के लिए अपने जान लगा दीजिए, क्योंकि अगर वो शिक्षित होगा तो शायद भारत गुलाम नहीं होगा। अगर वो राजनीतिक पार्टी में जाएगा, छोटा सा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो सिंपल सा बात है, आज नहीं तो कल भारत को फिर गुलाम बनना पड़ेगा, है ना। चलिए, मैं इस छोटा वीडियो में, छोटा सा इस टॉपिक में आपको जितना हो सके समझाने का मैंने प्रयास किया। इसका संपूर्ण जितना भी क्वेश्चन है उसका मैं अगला वीडियो में या फिर इसका PDF जारी कर दूंगा। उसके लिए आप उसका समर्थ जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि एक छोटा सा वीडियो में इतना बड़ा हत्याकांड मैं नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन हाँ, उस हत्याकांड का संक्षिप्त रूप में जरूर समझा सकता हूँ, और वही मैंने किया। चलिए, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जितना से जितना हो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।